नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी कुशल होंगे। आपका स्वागत है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक की सीरीज में वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। अब तक हम इस सीरीज में प्लेटो को कवर कर चुके हैं और एरिस्टोटल को कवर कर चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं मैकियावेली को। मैकियावेली जिनको इविल्स डिसाइपल कहा जाता है, पहला आधुनिक विचारक कहा जाता है और काफी अन्य नामों से उनको नवाजा जाता है। इन सब चीजों को भी आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं निकोलो मैकियावेली को। ये मैं हूं शिवम सिंह और मेरा जेआरएफ क्वालिफाइड है पॉलिटिकल साइंस से और ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का कोर्स चल रहा है, आप इसको परचेज कर सकते हो। इससे पहले हम शुरू करें कि मैकियावेली का जन्म कहाँ हुआ था, उनका जीवन कैसे बीता, क्या रहा क्या नहीं रहा, उससे पहले हम कुछ स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। कुछ विचारकों ने, कुछ फिलोसफर्स ने कुछ कहा है उनके बारे में, मैकियावेली के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। डब्ल्यू.टी. जोन्स कहते हैं मैकियावेली पुनर्जागरण का शिशु था। प्रोफेसर डेनिंग कहते हैं यह फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु था। सेबाइन कहते हैं युग परिवर्तन का शिशु, मैकियावेली को वो युग परिवर्तन का शिशु कहते हैं। ठीक है। गेटल कहते हैं मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक था जिसने प्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय स्वतंत्रता अस्तित्ववाद राज्य की कल्पना की थी। ठीक है। आगे लियो स्ट्रोट इन्हें कहते हैं बुराई का शिक्षक, अ टीचर ऑफ इविल्स। किन कारणों से? क्योंकि उन्होंने धर्म और नैतिकता के विचारों में संबंध जो बताए हैं या फिर जो अलग अलग संबंध किया है इनका, ये दोनों चीजें अलग अलग होती है, उन कारणों से इन्हें अ टीचर ऑफ इविल भी कहा गया है। तो देखिए ये मुख्य स्टेटमेंट है, मुख्य कथन है जो मैकियावेली के बारे में कहे गए हैं। लेकिन ये क्यों कहे गए? ऐसा तो क्या ही कह दिया या फिर क्या ही विचार दे दिया या फिर क्या ही लिख दिया मैकियावेली ने जो उसको टीचर ऑफ इविल कहा गया, या फिर कहा गया कि वो पुनर्जागरण जिसे हम रेनेसेंस कहते हैं, रेनेसा कहते हैं, उसका शिशु है, या फिर वो अपने युग का शिशु है। हालांकि अगर देखा जाए तो हर एक विचारक या फिर हर एक व्यक्ति अपने युग का शिशु होता है। जैसी परिस्थिति उसके समय में होती है, जिस काल में उसने जीवन जिया, जैसी घटनाएं उसने देखी, जैसे लोगों से वो मिला, जैसी घटनाएं उसके जीवन में हुई, उन सभी घटनाओं का उसके विचारधारा पर, उसकी जीवन शैली पर प्रभाव पड़ता ही है। हमने प्लेटो को देखा कि किस प्रकार से प्लेटो या फिर एरिस्टोटल किस प्रकार से जो उनके विचार हैं, उनके उस समय की समकालीन स्थिति जो थी उससे काफी हद तक प्रभावित हैं। और ये चीजें हर एक विचारक के साथ होती है और मैकियावेली भी इससे अछूता नहीं है। इसलिए मैकियावेली को भी कहा जाता है कि वो अपने युग का शिशु है। ठीक है, मुख्य रूप से इसी के लिए इस्तेमाल में की जाती है। इसको पुनर्जागरण का शिशु भी कहा जाता है, उसको भी देखेंगे हम पुनर्जागरण क्या होता है। तो ऐसी क्या परिस्थिति रही जिसमें एक विचारक अपने विचार देता है, उसको समझना काफी जरूरी हो जाता है। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, आपने कहीं ना कहीं अपने सिलेबस में निकोलो मैकियावेली के बारे में सुना ही होगा कि निकोलो मैकियावेली ये ऐसा विचारक था जो कि कहता है कि हमें नैतिकता पर ध्यान नहीं देना चाहिए, राजा को कुछ भी करना चाहिए राज्य को बचाने के लिए, उसको रणनीति, डिसेप्शन, धोखेबाजी, किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकता है। अपने प्रिंस को गाइडेंस देता है कि आप कुछ भी कीजिए, राज्य को बचाइए। और ऐसी बातों को काफी क्रिटिसाइज किया जाता है कि आप राज्य में ऐसी बातें बोल रहे हो, ऐसी प्रेरणा दे रहे हो प्रिंस को, राजकुमार को, इससे क्या होगा, इससे तो जनसाधारण परेशान हो जाएंगे। तो ये सब बातें कही जाती हैं। और अगर आज के समय में अगर हम देखें मैकियावेली को, अगर आप आज के समय में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे या फिर अपनी परिस्थिति को देखकर, आज जो नगर राज्य हमें देखने को मिलते हैं, आज जो राष्ट्र राज्य हमें देखने को मिलते हैं, नेशन स्टेट हमें देखने को मिलता है, इसमें अगर आप बात करोगे मैकियावेली की,
तो आपको लगेगा कि यार किसने क्या ही दे दिया या फिर क्या ही महत्व है इसकी बातों का। लेकिन अब आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि मैकियावेली ने जो लिखा, जो कहा, जैसे उसने विचार दिए, जैसा चिंतन उसने प्रस्तुत किया, वो आपके समय को देखकर नहीं किया, उसने वो अपने समय को देखकर किया। अपने समय की समस्याओं के समाधान के रूप में उसने अपने विचार आगे रखे, ना कि आपके समय की समस्याओं के समाधान के रूप में। तो अगर हमें समझना है कि मैकियावेली के क्या विचार थे, क्यों वो इस प्रकार से बातें कह रहा है कि राजनीति को धर्म से अलग कर दो, राजकुमार को, प्रिंस को कुछ भी करना चाहिए राज्य को बचाए रखने के लिए, और अन्य बातें, भाग्य की बातें वो करता है, किस प्रकार से वो बातें करता है कि कुछ भी हो अपने राज्य को इंटैक्ट रखो। तो ये सारी बातें जानने के लिए हमें उसके समय में जाना होगा कि ऐसा तो क्या ही देखा उसने, ऐसा क्या ही महसूस किया, ऐसी तो क्या ही घटना उसके काल में हुई जिस कारण से वो ऐसी बातें कर रहा है। उसको जानने से पहले हम कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं। कंपैरिजन किस बात का? आज के समय का और मध्यकाल का, क्योंकि मैकियावेली जो है मध्यकाल जब खत्म हो रहा है उस समय ही मैकियावेली अपना जीवन जीते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं आज के समय की, जब हम बात करते हैं तो में काफी सारी चीजें हैं जो आम देखने को मिलती है। अगर मैं आपको गिनवाऊं तो आप बोलोगे हाँ ये तो है ही ना, इसमें कौन सी डिस्कस करने वाली बात है। तो हम देखते ही हैं, जैसे नेशन स्टेट। आज के समय हम देखते हैं कि हाँ सभी जो राज्य हैं, राज्य मतलब सभी जो देश हैं हमारे, उनकी एक फिक्स बाउंड्री है। ठीक है, सभी कंट्रीज की एक फिक्स बाउंड्री है अपनी। हर एक कंट्री में लगभग ऐसे देखने को मिलता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक रूल बुक है जो कि सुप्रीम लॉ है, और उसी के अनुसार सरकारें या फिर अन्य विभाग काम करते हैं। जो सरकारें हैं वो संविधान के अधीन रहकर काम करती है। संविधान में जो अनुच्छेद लिखे हुए हैं, संविधान में जो प्रोविजन दिए गए हैं, उनके अनुरूप रहकर ही काम किया जाता है। जो देश होता है, जो राज्य है, वो नेशनल इंटरेस्ट को सबसे आगे रखता है। आपने देखा होगा कई बार भारत को या फिर किसी भी कंट्री को कि जहां उसके नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल नहीं होते या फिर मैच नहीं खाते, वहां पर वे पीछे हट जाते हैं या फिर ऐसा ही करते हैं, ऐसी रणनीति को फॉलो करते हैं जिससे उनके राष्ट्रहित पूरे होते हों। ठीक है, नोट अस रोल ऑफ रिलीजन इन स्टेट पॉलिसीज। धर्म का कुछ इतना हमें रोल देखने को नहीं मिलता स्टेट पॉलिसीज में। अब आप ये कह सकते हो कि नहीं सर, रिलीजन का तो देखने को मिलता है, लेकिन ये कुछ खास नहीं है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत होता ही है हर एक चीज़ का इन्फ्लुएंस। लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा कि मध्यकाल में किस प्रकार से प्रभाव था धर्म का नहीं, पंथ का, क्रिश्चियनिटी का, यूरोप में अगर बात करें किस प्रकार से प्रभाव था, तो आप समझो कि हाँ आज के समय जो हमें देखने को मिलता है वो तो काफ़ी कम है। मुख्य रूप से जो हमारे जो देश पाए जाते हैं इस समय के, वो धर्मनिरपेक्ष होते हैं, धर्म से दूरी बनाए रखते हैं। जैसे अमेरिका, यूरोप में जो सभी कंट्रीज हैं, भारत भी अपना आपको धर्मनिरपेक्ष कहता है। सेकुलर है ना, सेकुलर मतलब पंथ निरपेक्ष, मतलब कि राज्य जो है, देश जो है, वो किन चीजों पर ध्यान रखेगा? वो अपने राज्यों के हितों पर ध्यान देगा, ना कि पंथ या धर्म के हितों पर। वो धर्म के आधार पर काम नहीं करेगा, वो अपने राज्य के हितों के आधार पर काम करेगा। फिर साइंटिफिक पॉलिसीज या फिर लॉजिकल पॉलिसीज। आज के समय हम देखते हैं कि काफी वेलफेयर पॉलिसी इस्तेमाल की जाती है, फिर ऐसी साइंटिफिक पॉलिसीज जिससे लोगों का भला हो। काफी आम है ये सब, तो हम देखते ही हैं। सॉवरेनिटी की हम बात करते हैं कि जो हर एक कंट्री है वो अपने एक्सटर्नल अफेयर, बाहरी संबंध क्षेत्र, बाहरी कार्य और अंदरूनी जो उसके अफेयर्स हैं, संबंध है, उसमें वो स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। उस पर किसी बाहरी ताकत का हस्तक्षेप नहीं होगा या फिर बाहरी ताकत का प्रभाव नहीं होगा। संप्रभुता जिसे हम कहते हैं, ये भी हम देखते हैं। लगभग हर एक देश जो है वो संप्रभु राज्य है, सोवरन स्टेट है, जहां पर उस पर किसी और दूसरे बाहरी ताकत का, बाहरी देश का प्रभाव नहीं है। अधिकतर देश हमें ऐसे देखने को मिलते हैं। उसके बाद फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आज के समय हम ये भी देखते हैं कि स्वतंत्रता काफी है, हम व्यापार कर सकते हैं अपनी मर्जी से,
हम पहन ओढ़ सकते हैं अपनी मर्जी से, हम पढ़ लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, हम खाना पीना जो खाना चाहें, इधर उधर घूमना चाहें, वो सब क्या है, वो सब हम अपनी मर्जी से करते हैं, हमें स्वतंत्रता है। अब आप ये बोलोगे कि सर ये सब बातें तो हम जानते हैं, आप ये सब क्यों गिनवा रहे हो? मैं आपको इसलिए गिनवा रहा हूं क्योंकि जिस समय की मैं आपको बात बताऊंगा, उस समय ये सारी चीजें की फिक्स बाउंड्री होना, सरकार एक संविधान के अधीन रहकर काम करेगी, राज्य के हित सर्वोपरि होंगे, धर्म का पंथ का ज्यादा रोल नहीं होगा स्टेट पॉलिसीज में, पंथ निरपेक्ष नीतियों को अपनाया जाएगा, ऐसी पॉलिसीज को अपनाया जाएगा कि जिससे जनता का भला हो, संप्रभु राज्य होंगे, स्वतंत्रता होगी हर एक आयामों में। ये सब बातें, एक ऐसा समय भी था जिस समय ये सब बातें कोई सोच भी नहीं सकता था, ये लोगों के विचार क्षेत्र से ही बाहर थी। ऐसे अगर मैं आपको समय के बारे में बताऊं तो आपको एहसास होगा कि हाँ शायद ये तो काफी अलग है, या फिर ये तो इतना भी कॉमन नहीं था हमारे इतिहास में। जैसे मध्यकाल की बात, मध्यकाल में क्या था? अब तक हमने जो चीजें देखी वो तो आज के समय है, लेकिन मैं अगर आपको ऐसे समय के बारे में बताऊं जहां पर सामंतवाद हो, फ्यूडलिज्म हो। सामंतवाद का मतलब है कि ऐसी व्यवस्था जहां पर बड़े बड़े जमींदार हैं और जो किसान है वो बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं उन बड़े बड़े जमींदारों के यहाँ पर, उनका सारा परिवार मजदूरी कर रहा है, परिवार में जितने भी संतानें पैदा होती हैं वो बड़ी होती हैं और बंधुआ मजदूरी करती हैं, उनके पास और कोई विकल्प ही नहीं है दूसरे कार्य करने का। जैसे बाहुबली मूवी में आपने कटप्पा को देखा होगा, वो बोलता है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी माहेश्मती की सेवा करते आए हैं, हम तो गुलाम हैं। तो ऐसा ही फ्यूडलिज्म में होता है, सामंतवाद में होता है, यहाँ पर कृषि दास हुआ करते हैं, सभी किसान बड़े बड़े जमींदारों के यहाँ पर कृषि दास होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। ऐसी व्यवस्था थी जहां पर हमें यह भी आजादी नहीं थी कि हम कुछ दूसरा कार्य भी कर सकते हैं, ऐसा समय भी था। रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, नो क्वेश्चन टू चर्च अथॉरिटी, काफी रिजिड स्ट्रक्चर था, आप अपनी मर्जी से कहीं और नहीं जा सकते हो, आप अपनी मर्जी से दूसरा काम नहीं कर सकते हो, ऐसा समय भी था। डोमिनेंस ऑफ चर्च इन स्टेट अफेयर्स, एक ऐसा समय जहां पर चर्च का डोमिनेंस स्टेट अफेयर्स में काफी ज्यादा था। स्टेट अफेयर्स मतलब राज्य संबंधित जो कार्य थे उसमें चर्च, यूरोप में तो चर्च ही हुआ करता था, चर्च जो था वो हस्तक्षेप किया करता था, जो बातें चर्च कहा करता था वही बातें स्टेट पॉलिसीज में अपनाई जाती थी, ऐसा समय था। चर्च डिक्टेट्स पॉलिसीज, नीति निर्माण, नीति के बारे में चर्च ही बातें किया करता था, जो शासक हुआ करता था, राजा हुआ करता था, वो चर्च के अधीन ही हुआ करता था, पोप या फिर जो बिशप जिसे हम कहते हैं उनकी बातों के अनुसार काम किया करता था। करप्टेड रिचुअल्स एंड कस्टम्स, ऐसा समय जहां पर कस्टम्स, परंपरा, रीतियों के नाम पर आपको अन्य प्रकार के कर्मकांड में बांधा जा रहा हो, ऐसे काम करवाए जा रहे हो कि भूत प्रेत चुड़ैल जैसी बातें की जा रही हो, अगर आपने चर्च की बात नहीं मानी तो आपको, आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आपके पीछे चुड़ैल या फिर विच लग जाएगी। ऐसी ऐसी कर्मकांड काफी हुआ करते थे उस समय, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सुपरस्टिशियस काल्पनिक घटनाएं, ये सब काफी लोग मानते थे उस समय, ठीक है। डिवाइन थ्योरी ऑफ किंग, ये ऐसा समय था जहां पर देवी सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत और राजा का देवी सिद्धांत प्रचलित था। यह वो सिद्धांत था जिसमें कहा जाता था कि जो राजा है वो भगवान का भेजा हुआ है, वो देवताओं का भेजा हुआ है, उसका कहा हुआ हर कथन वो सब देवताओं को कहा हुआ है, आप राजा के विरुद्ध नहीं जा सकते। राजा जो है प्रतिनिधि है देवताओं का। डिक्लाइन क्लासिकल नॉलेज, ये क्लासिकल नॉलेज क्या है? अब देखिए, हमने प्लेटो के समय में देखा, एरिस्टोटल के समय में देखा कि धर्म की इतनी बातें हो नहीं रही है, राज्य पर फोकस किया जा रहा है, राज्य पर ध्यान दिया जा रहा है कि राज्य कैसा होना चाहिए, आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, लोगों के लिए राज्य को कैसे काम करना चाहिए। कितनी अच्छी अच्छी बातें जो आज के समय भी हम रिलेट कर सकते हैं, ऐसी बातें की गई है प्लेटो और एरिस्टोटल के समय में। नागरिकों की
सुरक्षा, नागरिकों के कर्तव्य, ये सारी बातें। लेकिन जब हम बात करते हैं मध्य युग की, तो कहीं ना कहीं सारी विलुप्त होती चली गई ये सारी चीजें। धर्म, पंथ, ये डोमिनेंस में आ गया। राज्य की अब कोई बात नहीं कर रहा था, नागरिक कर्तव्य, अधिकार, उनकी सुरक्षा की कोई बात नहीं कर रहा था। कुरीतियां, सुपरस्टिशियस, कांड, अंधविश्वास, ये सब चीजें प्रचलित हो चली थी। तो ऐसे में जो सारी बातें की गई थी प्लेटो के द्वारा, एरिस्टोटल के द्वारा, वो कहीं मध्य युग में आते आते खो गई थी। ठीक है, ज्ञान का विनाश सा हो गया था। ये वो समय चल रहा था। चर्च जो था मानव की हर एक एस्पेक्ट में, हर एक पहलू में, जीवन के पहलू में हस्तक्षेप कर रहा था। कैसे कि वो राज्य में कैसे रहेगा, कि चर्च के डर से रहेगा, क्रिश्चियनिटी के डर से रहेगा, धर्म के डर से रहेगा, भूत प्रेतों से वो डरेगा, चर्च उसका रास्ता दिखाएगा, चर्च उसको उन सब चीज़ों से बचाएगा। फ्रीक्वेंट वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब जैसे जब चर्च उल जुलूल बातें किया करता था, तो उसके कारण क्या थे, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिलते थे। किन किन लोगों के बीच में, राजा के बीच में और चर्च के बीच में। कि राजा को समझ है कि हाँ, राज्य को किस प्रकार से बचाना चाहिए, युद्ध किस प्रकार से जीता जाना चाहिए, जनता की सेवा, जनता के हितों की रक्षा किस प्रकार से की जानी चाहिए, ये राजा जानता है, लेकिन चर्च नहीं जानता। तो ऐसे में चर्च अपनी हेकड़ी दिखाता था और किंग अपनी हेकड़ी दिखाता था। ऐसे क्या होता, इन दोनों में टेंशन बनी रहती थी। तो मध्यकाल की जब हम बात करते हैं, तो ऐसा समय प्रचलित था। और ऐसे समय में कोई ऐसी बात कहे कि कोई भी शासक है, कोई भी राजा है, उसको राज्य को केंद्र में रखना चाहिए, उसको राज्य के अस्तित्व को केंद्र में रखना चाहिए। कुछ भी हो जाए, चर्च कहीं भी जाए, लोग कहीं भी जाए, राज्य का अस्तित्व बना रहना चाहिए। ऐसी अगर कोई बात करे, अगर कोई ऐसी बात करे कि धर्म को राज्य से दूर रखना चाहिए, धर्म का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए राज्य में, या फिर ऐसी बात करे कि शासक को, राजा को बहादुर होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, उसे धूर्त भी होना चाहिए, नियंत्रण कायम रखना आना चाहिए, कोई ऐसी बात करे तो उसे क्या कहा जाएगा? पहली तो बात, जब वो ऐसी बात करेगा तो लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उन लोगों के लिए बात बिल्कुल नई होगी। और आज के समय अगर हम देखते हैं तो यही तो प्रचलित है, राज्य और धर्म में कितनी दूरी है। राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सारे काम किए जाते हैं, और कई बार शासक हमें देखने को मिलते हैं कि वो धूर्तता का, या फिर बाहुबल का, या फिर किसी भी कूटनीति का इस्तेमाल करता है अपने राज्य के हित को पूरा करने के लिए। तो मैकियावेली ऐसा पहला फिलोसफर था, ऐसा विचारक था, जो इन सब बातों को आगे रखता है। कौन कौन सी बातों को? कि धर्म को राज्य से दूर होना चाहिए, राज्य को राज्य के हित के बारे में सोचना चाहिए, कि ना कि धर्म के हित के बारे में। राज्य मुक्त होना चाहिए अपने बाहरी संबंधों को निर्धारित करने में और अंदरूनी फैसलों को लेने में। ऐसा ना हो कि दूसरी चर्च या फिर कोई धर्म उसको डिक्टेट करे चीजें। और ऐसी बातें जो करेगा, पहली बार जिस व्यक्ति ने ऐसी बातें की है, तो ऐसे तो कहा जाएगा कि हाँ, उस व्यक्ति ने, उस फलाने व्यक्ति ने ऐसी पहली बात की थी, तो वो है। तो वो कौन था? वो मैकियावेली था आपका, जिसने सबसे पहले ऐसी बातें की थी। तो हम शुरू करते हैं। अब हम जान चुके हैं कि मैकियावेली का समय कैसा था। मिडिल एज को, मध्यकाल को हम डार्क एज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय ज्ञान का विनाश हो चुका था, चर्च ने स्टेट को ओवरकम कर दिया था, राज्य का अस्तित्व संकट में था, और सुपरस्टिशियस, अंधविश्वास काफी प्रबल हुआ करते थे। तो ऐसे समय में मैकियावेली ने अपना जीवन जिया। आगे हम देखेंगे उसके विचारों पर किन किन मुख्य घटनाओं का प्रभाव था। तो उससे पहले हम उसके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो उनका नाम था निकोलो मैकियावेली। जन्म उनका 3 मई 1469 में हुआ था, फ्लोरेंस, जो कि इटली का एक छोटा राज्य था। पेशा क्या था? ये राजदूत था, ये लेखक भी था, इतिहासकार भी था। काफी लंबे समय तक ये राजदूत के रूप में, डिप्लोमेट के रूप में काफी देशों में घूमा है। प्रसिद्ध कृतियां क्या है इसकी? द प्रिंस हैं, जो कि 1513 में ये लिखते हैं, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद 1532 में पब्लिश होती है। राजनीतिक अनुभव क्या है इनका?
फ्लोरेंस गणराज्य के कूटनीतिज्ञ थे ये। विचार क्या रखते हैं सबसे पहले कि राजनीति और धर्म को अलग अलग होना चाहिए। मृत्यु कब हुई थी इनकी? 21 जून 1527 में हुई थी, और इनको आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनके जीवन पर ऐसी कौन सी घटनाएं या फिर ऐसा कौन सा दौर इन्होंने देखा जिन्होंने इनके विचारों को आकार दिया। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा पुनर्जागरण। अब आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे सर ये पुनर्जागरण है क्या, सर ये रेनेसेंस या रेनेसा है क्या? तो देखिए ये ऐसा पीरियड है जिस समय ये हुआ क्या था, रोम के ऊपर टर्की ने अपना इन्फ्लुएंस जमा लिया था, उसको जीत लिया था। तो ऐसे में क्या हुआ, वहां पर जो विचारक थे, वहां पर जो स्कॉलर्स थे, वो सारा लिटरेचर वहां से उठाकर इटली में चले आए। अब इटली में चले आए तो वहां पर जब उन लोगों ने पढ़ा, और वो लिटरेचर क्या था, वो एरिस्टोटल, प्लेटो या फिर दूसरे दार्शनिक का लिटरेचर था, जिसमें सारी बातें की गई थी जो हमने एरिस्टोटल प्लेटो के समय में देखी। तो ये सारा ज्ञान जो था ये इटली में आ गया था। लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया कि चर्च जो बातें कहता है तो फालतू की बातें हैं, अंधविश्वास की बातें हैं, हमें तो वैज्ञानिक पद्धति पर ध्यान देना चाहिए, अनुभवात्मक पद्धतियों पर ध्यान देना चाहिए। हम कहाँ इनमें धर्म में फंस कर रह गए। तो जो ज्ञान खो चुका था मध्यकाल के शुरुआत में, वो अब वापस आ रहा था। अब मानव जीवन का केंद्र धर्म नहीं था, मानव खुद था। ठीक है, मानव संबंधित गतिविधियां, मानव के हित, मानव के दुख, ये सारे केंद्र में आते जा रहे थे। दूसरा क्या था, यूरोप में शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पावरफुल ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज इन यूरोप। अब ये वो समय था जब सारे यूरोप में थोड़ी उथल पुथल मची हुई थी। मैकियावेली डिप्लोमेट थे, वो देखते हैं कि जिन राज्यों में, जिन कंट्रीज में, जिन देशों में, जैसे फ्रांस में, स्पेन में, इन कंट्रीज में क्या हुआ, राजतंत्र उभर कर आया, निरंकुश राजतंत्र, ऐसा डिक्टेटर उभर कर आने लगे यहां पर जो कि व्यवस्था को संभाल पा रहे थे। जहां एक और इटली में चर्च अपना हस्तक्षेप किए ही जा रहा था और इटली गर्द में जाता ही जा रहा था, वहीं दूसरी ओर फ्रांस, स्पेन जैसी कंट्रीज निरंकुश तानाशाह के अंडर फल फूल रही थी, एक संगठित रूप में आगे बढ़ रही थी। और ऐसे में जब मैकियावेली देखता है कि यार हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए, तो उसके मन में विचार आता है कि यार ऐसा राजा होना चाहिए जो सब चीज़ों को नियंत्रण रख ले, जो कि कमजोर ना पड़े किसी भी व्यवस्था में, किसी भी अवस्था में, लोगों को भी संभाल ले, चर्च को भी कंट्रोल कर ले, अपने देश को संभाल ले, सेना को संभाल ले और प्रगति की राह में चले। ऐसे राज्य की और ऐसे शासन की वो फिर वो कल्पना करता है। इटली की तत्कालीन दुर्दशा, मैंने अभी आपको बताया कि यूरोप में उस समय क्या था, थोड़ी गड़बड़ी चल रही थी, अस्थिरता थी, और ऐसे में इटली में और चीजें खराब थी। क्यों थी? क्योंकि यहां पर चर्च डोमिनेट कर रहा था। चर्च राज्य को नीति बता रहा है, जबकि चर्च को खुद नहीं पता क्या नीति होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। अंधविश्वास के नाम पर लोगों को ठग रहा है, अंधविश्वास के नाम पर राज्य का नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरी ताकतों से मिलकर राज्य को नुकसान पहुंचा रहा है, राज्य की जो भूमि है उसको दूसरे राज्यों को दे रहा है षड्यंत्र करके। ऐसी परिस्थिति वो देखता है। धर्म सत्ता के विरुद्ध प्रतिक्रिया, अब ये वो समय धीरे धीरे आ गया था जब धर्म, चर्च के विरुद्ध प्रतिक्रिया होनी शुरू हो गई थी। तो जब ऐसा समय मैकियावेली देखता है कि यार हमारा देश जो है वो गर्द में जा रहा है, और दूसरे देश जहां पर राजा जो है बहुत सशक्त है, जो मजबूत है, जो किसी के नहीं सुनता, अपने अनुसार काम करता जा रहा है, उसका राज्य फल फूल रहा है, प्रगति की तरफ जा रहा है, सुसंगठित रूप में आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में उसके मन में बार बार विचार उठते हैं कि यार हमारा इटली भी ऐसा होना चाहिए, कोई ऐसा राजा उभर कर आना चाहिए जिसमें कूटनीति भर भर के हो, धूर्त हो, वो जनता को भी संभाल ले, राज्यों को संभाल ले और चर्च को भी ठिकाने लगा दे, और जो इटली उस समय 5 राज्यों में विभाजित था उसको सबको एकीकृत कर दे, यूनाइट कर दे और आगे लेकर चले, उन्नति की ओर लेकर चले। वो देखता है कि जो दुर्दशा है इटली की, वो किन कारण से है, वो चर्च के कारण से है। चर्च ने अंधविश्वास फैला दिया है, चर्च ने
राज्य को भ्रष्ट कर दिया है, चर्च ने लोगों को भ्रष्ट कर दिया है। चर्च जब शिक्षा की बात करता है तो वो धार्मिक शिक्षा की बात करता है, ना कि साइंस पढ़े हम, दूसरे और विज्ञानों को पढ़े, नहीं, वो धर्म की शिक्षा की बात करता है, जिससे क्या होता है, जो लोग हैं वो और धर्म के अनुयायी बन जाते हैं और वास्तविकता से उठ जाते हैं, परे हो जाते हैं। ये सब चीजें देखता है तो कुंठित हो जाता है मैकियावेली, और फिर लिखना शुरू करता है कि मेरा राज्य या फिर मेरा जो शासक होगा वो ऐसा होना चाहिए। जिस तरह से एरिस्टोटल या फिर प्लेटो ढूंढने में लग जाते हैं, लिखते हैं, ऐसे ही ये भी लिखता है। द प्रिंस नाम की जो बुक लिखता है उसमें वो यथार्थवाद पर डिस्कशन करता है, जहां पर वो कहता है कि लोग अच्छे नहीं होते, लोग धोखेबाज होते हैं, लोग कामचोर होते हैं, और ऐसे लोगों को संभालने के लिए एक निरंकुश तानाशाह आना चाहिए जो कि इन लोगों को संभाल ले, राज्यों को संभाल ले और चर्च को भी ठिकाने लगा दे। वहीं डिस्कोर्सेज ऑन लेवी जो दूसरी बुक है उनमें उनमें वो आदर्श बातें करते हैं, कहते हैं कि अगर ऐसा राज्य हो जहां पर लोग सच्चरित्र हो, लोगों का कैरेक्टर काफी अच्छा हो, तो ऐसे में गणतंत्र होना चाहिए, ऐसे में लोगों की सुनी जानी चाहिए, ऐसे में लोगों के तर्क को आगे रखना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें वो करता है। एक तरफ वो व्यवहारिक राज्य की बात करता है, एक तरफ वो आदर्श राज्य की बात करता है। उसको भी हम आगे देखेंगे। तो हमने मुख्य मुख्य प्रभावों को देख लिया जिन कारणों से मैकियावेली के विचार को आकार मिला। इटली की दुर्दशा के कारण और यूरोप में उभरते निरंकुश तानाशाह से राज्यों के गठन और सुगठन और प्रगति के कारण उसको इच्छा हुई कि एक ऐसा राजकुमार या फिर ऐसा शासक होना चाहिए जो कि निरंकुश हो, जो कि सभी तर्क विद्याओं, कूटनीति, धूर्तताओं को जानता हो। धर्म की वजह से जो दुर्गति हो गई थी इटली की, उसकी वजह से वो बात करता है कि धर्म को भाई पॉलिटिक्स से अलग ही रहना चाहिए, धर्म को आप पॉलिटिक्स में ना इन्वॉल्व करो, धर्म नहीं जानता कि राज्य किस प्रकार से चलेगा। ठीक है। और जब वो पहली बार ऐसी ऐसी बातें करता है तो इसलिए उसको कहा जाता है कि यार ये तो पहला विचारक है, पहला आधुनिक विचारक है, क्योंकि आधुनिक समय में हम यही तो चीजें देखने को मिलती है हमें कि धर्म जो है वो राजनीति से अलग है, और मैकियावेली ही वो पहला बंदा है, पहला स्कॉलर है, पहला रिसर्चर फिलोसफर है जो ऐसी बातें करता है कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला हमारा यही है कि मैकियावेली एज अ फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, आधुनिक राजनीतिक चिंतक के रूप में मैकियावेली। तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स रखे जाते हैं आगे, जैसे मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कहने के कारण क्या क्या है। पहला है उसने राजनीति को नैतिकता व धर्म से पृथक कर दिया। उसने देखा कि किस प्रकार से चर्च जो है राज्य को गर्द की तरफ ले जा रहा है, चर्च जो है राज्य को फल फूलने नहीं दे रहा है, उसको अपने अधीन रखने के लिए उसको भी अंधविश्वास का पाठ पढ़ा रहा है। तो ऐसे में वो कहता है कि भाई रिलीजन को, धर्म को राज्य से अलग रखो, और राज्य खुद डिसाइड करेगा कि राज्य किस प्रकार से काम करेगा, राज्य किस प्रकार से उन्नति की तरफ जाएगा, लोगों का भला करेगा और अपने अस्तित्व को बनाए रखेगा। तो मोरालिटी सेपरेट करता है पॉलिटिक्स को मोरालिटी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे, मैकियावेली नैतिकता का विरोधी नहीं, नैतिकता के प्रति उदासीन है। मैकियावेली वॉज नॉट अगेंस्ट मोरालिटी बट वॉज इंडिफरेंट टुवर्ड्स मोरालिटी। देखिए जब हम बात करते हैं कि मैकियावेली ने पॉलिटिक्स और मोरालिटी को अलग अलग कर दिया, तो मुख्य रूप से हमें यही बात ध्यान में आती है कि जो मैकियावेली है, फिर यही समझ में आता है कि मैकियावेली ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया मोरालिटी को, बोला कि मोरालिटी वगैरह कुछ नहीं होती, भाड़ में गई मोरालिटी, और हम तो पॉलिटिक्स पर बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है। मैकियावेली जब कहता है कि रिलीजन को या फिर मोरालिटी को पॉलिटिक्स से अलग रख दो, तो उसका मतलब ये नहीं कि इनको कंसिडरेशन में नहीं लेगा वो। इसका मतलब केवल ये है कि वो उदासीन है इनके प्रति। उदासीन होने का मतलब है कि जो राज्य की नीति होगी, राज्य जो काम करेगा, जो भी फैसले लेगा, वो नैतिकता पर, मोरालिटी पर या फिर धर्म के सिद्धांतों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। वो किस पर आधारित होनी चाहिए? वो इन बातों पर आधारित होनी चाहिए कि वो राज्य के अस्तित्व को कैसे बचाए, राज्य को अस्तित्व बचाने वाले नीति को उसको इस्तेमाल में लाना चाहिए, उन्हीं को आधार बनाना चाहिए, ना कि मोरालिटी को, नैतिकता को और धर्म को। तो इसलिए
वो क्या है, नैतिकता के प्रति उदासीन है। उसके बाद क्या है, उसने लौकिक व आध्यात्मिक क्षेत्र को पृथक पृथक कर दिया। अब देखिए, जब चर्च बात कर रहा था मध्यकाल में, डार्क एज में, तो लौकिक वो अलौकिक और आध्यात्मिक घटनाओं की बातें करता था कि देवता ऐसे हैं, देवता देख रहे हैं, आपने कुछ भी ऐसा किया जो चर्च के अगेंस्ट होगा तो देवता आपसे रूठ जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे और आपको नुकसान पहुंचाएंगे। चुड़ैलों की बात करता था, विचेस की बात करता था, दूसरी दुनिया की बात किया करता था। यहीं पर मैकियावेली अगर कहते हैं कि भाई दूसरी दुनिया वगैरह या आप अपने पास रखो, चर्च तुम अपने पास रखो दूसरी दुनिया, राज्य दूसरी दुनिया का नहीं है, राज्य तो यथार्थवाद में है और राज्य यथार्थवाद के नियमों से ही बंधा हुआ है, राज्य यथार्थवाद के नियमों से ही कार्य करेगा, ना कि आपके अलौकिक और आध्यात्मिक कथनों से और घटनाओं से। ठीक है, ही सेपरेट्स वर्ल्डली स्फेयर फ्रॉम स्पिरिचुअल स्फेयर्स। राजनीतिक विचारक को मध्यकालीन धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त कर धर्मनिरपेक्ष राज्य की नींव रखी। अभी देखिए, मध्यकाल का ये वो समय था जिस समय धर्म जो था, चर्च जो था, काफी इंटरफेयर करता था राज्य कार्यों में। राज्य की उत्पत्ति और राजा का होना, वो सब हम दैवीय सिद्धांतों से निर्धारित करते थे यूरोप में, जैसे डिवाइन राइट ऑफ किंग, डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंग, डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट। ये तो देवताओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है राजा, या फिर स्टेट को देवता ने बनाया है और चर्च जो है उनको बताएगा कि किस प्रकार से कार्य करना है, किस प्रकार से कार्य नहीं करना है। तो ऐसे में मैकियावेली कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो देख चुका था कि किस प्रकार से धर्म ने, पंथ ने, चर्च ने किस प्रकार से गर्द में पहुंचा दिया है राज्य को। उसमें इतनी भी क्षमता नहीं बची है कि वो अपना अस्तित्व बचा सके। तो ऐसे में वो पाता है, वो कहता है कि यार इस धर्म को अलग करो और ऐसा राज्य बनाओ जिसमें धर्मनिरपेक्ष हो, उसको धर्म वगैरह से कुछ खास मतलब ना हो, धर्म के आधार पर काम ना करे। हाँ, धर्म को इस्तेमाल में ला सकता है अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, लेकिन धर्म पर आधारित ना हो। धर्म पर आधारित होगा तो फिर वो कठपुतली बनकर रह जाएगा धर्म के हाथों। ठीक है, तो पहला विचारक है मैकियावेली जो धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करता है। अब देखिए, मुख्य मुख्य जो हमने चीजें देखी, चाहे वो पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग करना हो, राजनीति को धर्म या फिर नैतिकता से अलग करना हो, चाहे फिर वो नैतिकता के प्रति उदासीन रहना हो, चाहे फिर वो वर्ल्डली घटनाओं या फिर अलौकिक घटनाओं या फिर आध्यात्मिक घटनाओं को नकारना हो, आध्यात्मिक दुनिया को नकारना हो और यथार्थ दुनिया की बातें करना हो, चाहे फिर वो धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में बात करना हो, ये सारे विचार कौन से हैं? ये सारे विचार तो वे हैं जो आज हम देखने को मिलता है हमें, जिन विचारों को आज हम जिक्र करते हैं कि सेकुलर स्टेट होगा, सेल्फ इंटरेस्ट, स्टेट इंटरेस्ट पर बात की जाएगी, मटेरियलिस्टिक होगा। ये सब क्या है? ये तो आज के सिद्धांत है और मैकियावेली ऐसा बंदा है जो पहली बार इनकी बातें कर रहा है। तो इन कारणों से मैकियावेली को पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कहा जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि होब्स जो है, जो अगला विचारक है हमारा, वो है पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक, क्योंकि वो सोवर्निटी की बात करता है। तो ऐसा नहीं है, पहला तो मैकियावेली ही है। हालांकि इस पर भी मत आ जाते हैं अलग अलग विचारकों के। आगे देखते हैं हम। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये वो स्थिति थी कि मैकियावेली इटली को फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन आदि यूरोपीय देशों की तरह राष्ट्र राज्य बनाना चाहता था, पर धर्म व पोप की सत्ता उसके मार्ग में आ रही थी। वो देख रहा था कि किस प्रकार से फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन और यूरोप के अन्य देश किस प्रकार से सुसंगठित हो रहे हैं, किस प्रकार से अपनी समृद्धि की तरफ, सुखद यात्रा कवर करने की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। और किन कारणों से बढ़ रहे हैं? क्योंकि वहां पर एक मजबूत राजा, एक बहादुर राजा, एक कूटनीतिज्ञ, एक निरंकुश राजा उभर कर आया है जो कि चीजों को संतुलित लेकर चल रहा है। तो ऐसे में वो इन देशों को देखता है और फिर इटली की तरफ मुंह करके देखता है, तो उसको काफी दुख होता है कि यार किस प्रकार से हम भी ऐसा कर सकते थे। हम जो 5 राज्यों में विभाजित होकर बैठे हुए हैं, हम भी एक सुसंगठित राष्ट्र बना सकते थे और समृद्धि की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ, उन्नति की तरफ बढ़ सकते थे। लेकिन इस चर्च ने,
इस धर्म ने, इस पंथ ने सब खराब कर दिया। ये राह में बाधा बनकर बैठा हुआ है। ऐसी बातें मैकियावेली करता है। इसलिए वो कहता है कि जो इटली का जो पतन हुआ है, जो इटली का मोरल डिग्रेडेशन हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, वो जनता की वजह से नहीं हुआ है कि जनता बेकार है, जनता धोखेबाज होती है, जनता सेल्फ इंटरेस्टेड होती है, उनकी वजह से नहीं हुआ है। नहीं, वो राजा की वजह से भी नहीं हुआ है कि राज्य इनकॉम्पिटेंट था, राजा में तर्क बुद्धि नहीं थी। ना ही वो उच्च वर्ग की वजह से हुआ है, जो नोबल्स हैं। किसकी वजह से हुआ है? वो आपको हुआ है चर्च की वजह से। चर्च ने इन सबको कठपुतली की तरह नचाया। चर्च ने इनको बताया कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो देवता आपसे रुष्ट हो जाएंगे, रूठ जाएंगे और आपको दंड देंगे, आपको उत्पीड़न देंगे। ठीक है, दैट इज वाई ही बिलीव्स दैट द मेन कंट्रीब्यूशन टू द इटलीज मोरल डिग्रेडेशन इज नॉट द पब्लिक, द किंग और अपर क्लास, बट द चर्च, द पोप, द बिशप्स। ठीक है, अब देखिए, हम जानते हैं भारत में हजारों सालों पहले कौटिल्य नाम के अर्थशास्त्री हुए थे। तो मैकियावेली कौटिल्य की तरह ही बातें करता है, कौटिल्य जैसे यथार्थवादी की बातें करता था। हालांकि अगर हम तुलनात्मक पद्धति को अपनाएं, तुलना करने पर आए, तो मैकियावेली कहीं से कहीं तक नहीं टिकता है कौटिल्य के आगे। एग्जाम में अक्सर एक गलत क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाणक्य को क्या कहा जाता है, तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि चाणक्य को इंडिया का मैकियावेली कहा जाता है। अब देखिए कितना गलत क्वेश्चन है ये। मतलब मैकियावेली जो हुआ अभी कुछ सौ सालों पहले ही हुआ, कौटिल्य हजारों सालों पहले है। एक प्रकार से कौटिल्य पूर्वज है मैकियावेली का। तो पूर्वजों को बेटे के नाम से जाना जाता है, फिर बेटे को पूर्वज के नाम से जाना जाता है। तो बेटों को या फिर आने वाले पीढ़ियों को पूर्वजों के नाम से जाना जाता है। तो क्या होना चाहिए क्वेश्चन कि मैकियावेली को क्या कहा जाता है? तो मैकियावेली को क्या कहा जाता है? मैकियावेली को कहा जाता है यूरोप का कौटिल्य, ना कि कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाएगा। ठीक है, तो कौटिल्य की तरह ही मैकियावेली भी आदर्शवाद की बातें नहीं करता, व्यवहार की बात करता है कि व्यवहारिक नीतियां कैसी होनी चाहिए, यथार्थवाद में कैसी नीति अपनानी चाहिए जिससे राज्य समृद्धि की तरफ जाए, ना कि या आदर्शवादी बातें जैसे प्लेटो एरिस्टोटल करते पाते हैं। मुख्य रूप से जो हमारा जो मैकियावेली है, निकोलो मैकियावेली है, वो विचार रखता है और राज्य की उत्पत्ति पर नहीं विचार रखता कि राज्य की उत्पत्ति क्या, आदर्श राज्य क्या है। नहीं, वो बात रखता है शासन कला क्या है, किस तरह से रूल किया जा सकता है, कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जा सकती है। His views are on statecrafts, not on the state, its origin, ideal state। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैकियावेली राजनीति यथार्थवाद का समर्थक था, जिसने राजनीति में आदर्श की बजाय वास्तविक जीवन व शक्ति को प्रधानता दी। अब देखिए, काफी दार्शनिक ऐसे होते आए हैं और मैकियावेली से पहले भी थे जो आदर्श बातें करते थे। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, जैसे आगे हम पढ़ेंगे हॉब, लॉक, रूसो के बारे में। ठीक है, आगे हम हॉब, लॉक और रूसो के बारे में हम पढ़ेंगे। वो सब किसके बारे में बातें करते हैं? वो राज्य की उत्पत्ति के बारे में बातें करते हैं। लेकिन मैकियावेली का ये कंसर्न नहीं है। मैकियावेली बोलते हैं कि नहीं, मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो राज्य की बातें करूंगा कि एक राजा किस प्रकार से राज्य को लेकर चल सकता है, किस प्रकार से राज्य के अस्तित्व को बचाए रख सकता है, ना कि उत्पत्ति कैसे हुई, एक आदर्श राज्य कैसे होना चाहिए, एक काल्पनिक राज्य या राज्य कैसे होना चाहिए। नहीं, मैं उस पर विचार नहीं दूंगा। मैं विचार देता हूं यथार्थवाद पर, कैसी नीति अपनानी चाहिए। वो कहता है कि हमें केवल गोल पर, गंतव्य पर ध्यान देना चाहिए, ना कि मीन्स पर, रास्ते पर, साधन पर। साधन हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मीन्स कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस हमें गोल अचीव कर लेना चाहिए। ऐसी बातें मैकियावेली करता है। यहीं से बात उभर कर आती है कि एंड जस्टिफाइज मीन्स, एंड्स जस्टिफाई मीन्स। मतलब आप एंड्स को अचीव कर लीजिए, आप अपने गोल को अचीव कर लीजिए, साधन चाहे कुछ भी हो। अगर आप गोल तक पहुंच जाते हो तो साधन की सार्थकता वैसे ही सिद्ध हो जाएगी, ऐसा मैकियावेली मानते हैं। लेकिन गांधी जी क्या कहते हैं कि
आपका जो है साधन और साध्य, गोल और मीन्स दोनों ही शुद्ध होने चाहिए, दोनों ही सही होने चाहिए। आप कभी भी सेब का बीज डालकर आम की खेती नहीं कर सकते, या फिर आम की गुठली डालकर खजूर या फिर नारियल की खेती नहीं कर सकते। नारियल की आम का बीज गिरोगे तो आम का ही पेड़ उगेगा, ना कि सेब का। कहते हैं कि अगर शुद्ध माध्यम इस्तेमाल करते हो तो आपका जो गंतव्य होगा, जो गोल होगा, जो लक्ष्य होगा, वो भी शुद्ध ही होगा और आप उसको अचीव कर लोगे। लेकिन अगर आप अपने मीन्स, अपने साधनों को दूषित करते हो, गलत साधनों का इस्तेमाल करते हो, तो आप कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंचोगे। ऐसी बातें कौन करता है? गांधी। लेकिन मैकियावेली कहते हैं कि नहीं, रास्ता चाहे कुछ भी हो, मंजिल तक पहुंचना चाहिए। मंजिल तक पहुंच गए तो रास्ते की सार्थकता तो अपना आप सिद्ध हो जाएगी। मैकियावेली कहते हैं कि एंड जस्टिफाइज मीन्स। मैकियावेली क्या कहते हैं? एंड जस्टिफाई मीन्स। गांधी जी क्या कहते हैं? ये कहते हैं एंड मीन्स बोथ मस्ट बी प्योर एंड राइट, बोथ मस्ट बी जस्टिफाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैकियावेली ने ना केवल राजनीति व धर्म को पृथक पृथक किया, केवल उसने रिलीजन और स्टेट पॉलिटिक्स, स्टेट को अलग नहीं किया, उसने और भी चीजें की हैं। क्या की हैं? उसने प्राकृतिक कानून जो हैं, कि प्रकृति के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, उनका खंडन किया। देवीय कानून सिद्धांत जो हैं आपके, कि देवताओं ने जो कानून बनाए, देवताओं ने जो राज्य बनाया, फिर देवताओं के द्वारा जो राजा की उत्पत्ति है, ये सब कब इसने खंडन किया? राजा की देवीय उत्पत्ति को भी खंडन किया, देवीय अधिकार सिद्धांत को भी उसने खंडित किया। वो क्या कहता है कि कानून और सिद्धांत वही जो राज्य बनाए, जिसे हम सकारात्मक कानून भी कहते हैं, राज्य निर्मित कानून, कि कानून वही होगा जो राज्य बनाएगा, ना कि देवताओं ने जो कहा, ना कि जो चर्च ने कहा, ना कि जो और कोई व्यक्ति कह रहा है। जो राज्य कहेगा वही कानून होगा और वही उपयोगी है। मैकियावेली शक्ति राजनीति की बात करता है, पावर पॉलिटिक्स की बात करता है। वो कहता है जिसके हाथों में शक्ति होगी, जो पावरफुल होगा, जो शक्तिशाली होगा, वही राज्यों को संभालेगा, वही आगे बढ़ेगा और वही जीतेगा, ना कि आदर्श वाली बातें करने वाला, धर्म में विश्वास रखने वाला या फिर चर्च की बातें मानने वाला नहीं। जो शक्तिशाली होगा वही आगे बढ़ेगा और शक्ति का संघर्ष हमेशा चलता रहता है। ऐसी बातें भी वो करता है। आगे अब देखिए, कुछ कोट्स हैं ये, जैसे संपूर्ण रेनेसां मैकियावेली में है। लास्की ने कहा था यह फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु है। अब सभी अपने युग के शिशु होते हैं, हालांकि मैकियावेली को कुछ ज़्यादा ही कहा जाता है ऐसा कि वो अपने युग का शिशु है। युग परिवर्तन का शिशु कहा जाता है। अब ये ज़्यादा सही हो सकता है। युग परिवर्तन का शिशु कैसे? क्योंकि जब डार्क एज खत्म हो रही थी और जब मॉडर्न एज आने वाली थी, उस समय इसका जन्म हुआ। उस समय ये सारी बातें कर रहा है, जो कि डार्क एज को खत्म करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम आगे देखें किस प्रकार से होब्स प्रभावित है मैकियावेली से। ठीक है, राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, यही साध्य पर ध्यान देना चाहिए, यानी साध्य पर ध्यान देना चाहिए। मतलब गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, उस पर ध्यान देना चाहिए। साधन तो हमेशा आदरणीय ही माने जाएंगे। ठीक है, कहता है कि राज्य की सुरक्षा के बारे में राजा को चिंतित रहना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और साध्य लक्ष्य पर ध्यान एकत्रित करना चाहिए, ना कि साधन पर। साधन तो अपना आप में सार्थक हो ही जाएगा अगर लक्ष्य अचीव कर लेते हैं हम। के बाद विलियम शेक्सपियर मैकियावेली को किलर कहता है, मर्डरर कहता है। क्यों कहता है?
क्योंकि किस प्रकार की धूर्तता भरी बातें करता है। मैकियावेली बिल्कुल भी अच्छी अच्छी बातें नहीं करता, वो तो धूर्तता भरी बातें करता है। और ऐसे में ये जो हमारा उपन्यास कारक है विलियम शेक्सपियर, ये इसको हत्यारा कहता है। ड्यू टू हिज, किन कारणों से? ड्यू टू हिज व्यूज ऑन रिलीजन एंड मोरालिटी, लियो स्ट्रोट कॉल्ड हिम टीचर ऑफ इवल। अब देखिए उस समय तक भी या फिर आगे जाकर भी काफी समय तक ये समझ आने लगा, या फिर ये लोग मानते थे कि यार धर्म का तो हस्तक्षेप होना ही चाहिए, धर्म क्या होगा? नैतिकता बताएगा, अच्छी अच्छी बातें बोलेगा। लेकिन हम जानते हैं कि अच्छी अच्छी बातें तो बोल रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में जो वो कर रहा है वो सबसे बेकार है, सबसे डार्क है, वही पतन का कारण है। मैकियावेली समझ रहा है इस बात को और नहीं समझ रहे हैं, और इसलिए इसको कह रहे हैं कि आप अगर धर्म को अलग कर दोगे राजनीति से तो क्या होगा? वो बुराई की तरफ लेकर चला जाएगा। इसलिए हमें इस तरह से लियो स्ट्रोट मैकियावेली को टीचर ऑफ इविल भी कहते हैं। आगे मैक्सी कहते हैं मैकियावेली डिड, देखिए मैकियावेली को मैक्सी समझ रहा है, मैक्सी को थोड़ी समझ है। मैकियावेली के बारे में क्या कहता है? मैकियावेली डिड नॉट करप्ट द morality of politics. This had already happened centuries ago, but become but because of the ruthlessness of with which he exposed those scared conspiracies which were hatched in big place by chanting religious mantras, he should be given the credit of being a true and staunch patriots. मतलब क्या है इसका? मैकियावेली ने राजनीति की नैतिकता को भ्रष्ट नहीं किया, ऐसा तो सदियों पूर्ण हो चुका था। उसने जिस निर्ममता पूर्वक उन पवित्र षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया जो धार्मिक मंत्राचार द्वारा बड़े बड़े स्थानों में रचे जाते थे, उसे सच्चे और पक्के देशभक्त होने का श्रेय दिया जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैक्सी ये कहते हैं कि आप ये मत कहिए या ये मत समझिए कि मैकियावेली ने भ्रष्ट किया है राज्य को, मैकियावेली भ्रष्ट कर रहा है नैतिकता को राज्य से। ये तो काफी पहले हो चुका है, काफी सदियों पहले हो चुका है, बस आपको दिख ही तो नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि आपको जो चर्च है, जो धर्म है आपका, उसने षड्यंत्र रच रखा है, मंत्रों के साधन से, काल्पनिक घटनाएं, देवीय घटनाएं, अलौकिक जगत, इन सब की बातें करके उसने आपको धोखे में रखा है। मैकियावेली वो बंदा है जो कि निर्ममता से बिल्कुल मुंहफट होकर इन सारे पर्दाफाश कर रहा है, इसलिए आप उसको बुरा कह रहे हो। बल्कि आपको तो समझना चाहिए कि वो तो पहला देशभक्त है, एक बहुत बड़ा देशभक्त है। क्यों? क्योंकि इन सब पर्दों को पर्दाफाश करके इन सभी चीजों का वो अपने देशभक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। तो मैकियावेली को हमें दोष नहीं देना चाहिए कि उसने करप्ट की है नैतिकता, राज्य की नैतिकता को भ्रष्ट किया है, नहीं, वो तो काफी सदियों पहले हो चुका था। देखिए मैक्सी इस बात को समझ रहा है कि मैकियावेली किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए बात आती है पुनर्जागरण की। तो पुनर्जागरण है क्या? तो देखिए क्लास के दौरान ही मैंने आपको बताया था कि पुनर्जागरण जिसे हम रेनेसेंस कहते हैं, रेनेसा कहते हैं, लास्की कहते हैं कि संपूर्ण रेनेसा मैकियावेली में ही है। तो देखिए रेनेसा है क्या? तो कुछ ऐसा हुआ कि मध्यकाल जब मध्यकाल शुरू हुआ यूरोप में, ये सारी घटनाएं यूरोप में हो रही है, ना कि भारत में फिर अमेरिका में, यूरोप में सारी घटनाएं हो रही है। तो क्या हुआ? जो ज्ञान, जो कलाएं, जो परंपराएं, जो विज्ञान हमें प्राचीन यूनान में देखने को मिला था प्लेटो के समय में, जो तर्क बुद्धि हमें प्लेटो के समय देखने को मिली थी, प्लेटो के समय के साथ साथ एरिस्टोटल के समय में हमें देखने को मिली थी, जो विचार थे डेमोक्रेसी को लेकर या फिर अच्छे राज्य को लेकर, वो सब जब मध्यकाल शुरू हुआ तो सारे विलुप्त होते चले गए, ज्ञान का विनाश होता चला गया। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर एक समय ऐसा आया जब तुर्की ने, ओटोमन राज्य जब था, उसने कॉन्टेंस उसने उस समय जब मैकियावेली का समय था, रोमन एम्पायर का जो क्षेत्र था उस पर कब्जा कर लिया, उस क्षेत्र को हरा दिया। तो ऐसे में वहाँ के जो स्कॉलर थे, जो पंडित थे, पंडित मतलब पढ़ने पढ़ाने वाले लोग, उनको भय था कि हाँ यहाँ पर नष्ट ना कर दें सारी चीज़ों को। तो उन्होंने क्या किया? अपने सारे बुक उठाए, सारे ग्रंथों को उठाया और यूरोप चले गए। यूरोप में कहाँ गए? इटली में गए।
इटली में जाकर उन्होंने पढ़ना शुरू किया, विस्तार किया उनका। इस प्रकार से क्या हुआ, जो ज्ञान, जो कलाएं, जो तर्क विलुप्त हो चुके थे मध्यकाल के आने के कारण, अब क्या हुआ, वो वापस उजागर होने लगे। एरिस्टोटल, प्लेटो का जो ज्ञान, जो विज्ञान, जो तर्क, जो बातें विलुप्त हो चुकी थी, वो वापस प्रकाश में आने लगी। धर्म से लोगों का रुझान हटने लगा, अन्य कलाओं और मानव संबंधित बातों पर ध्यान आकर्षित होने लगा। ऐसे में फिर बातें उठ के आने लगी कि यार, जो रिलीजन के नाम पर चर्च कह रहा था वो तो मिथ्या थी, वो तो आडंबर था। ऐसी बातें उजागर होने लगी। और ऐसे ही समय को क्या कहा जाने लगा, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब क्या है, वापस से जागना। वापस से जागने का मतलब क्या है कि मतलब पहले जागे हुए थे एंशियंट ग्रीक में, प्राचीन यूनान में, अब वो वापस से जाग रहे हैं। ठीक है, तो इस समय क्या हुआ हम देख लेते हैं। 15वीं सदी में इटली में जो सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन हुए उन्हें रेनेसा कहा गया है, जो 16वीं सदी में पूरे यूरोप में फैल गए। ठीक है, अब जो यूनान से जो ग्रंथ आए उनको पढ़ने के बाद, उनको समझने के बाद इटली में सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन आने लगे। चर्च को थोड़ा कम आंखें जाने लगा, लोगों की आंखें खुलने लगी। और जो दार्शनिक हुआ करते थे उस समय, सबसे पहले तो मैकियावेली ही आया, उनकी आंखें खुलने लगी कि हाँ यार, ये जो चर्च कह रहा है तो आडंबर है, ये तो सब झूठी बातें हैं, ये तो हमें फंसा रहा है, कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहा है। Renaissance is the cultural, economic and social political change that took place in Italy in the 15th century were called Renaissance, which spread throughout Europe in the 16th century. अब देखिए, रेनेसा आधुनिक युग का आगमन था। अब रेनेसा आया, जो कल्पना आधारित घटनाएं थी, अलौकिक घटनाएं थी, जो काला युग था, मध्यकाल युग, यूरोप में खत्म होने लगा। और रेनेसा की वजह से जब सांस्कृतिक, आर्थिक और शिक्षा संबंधित सुधार होने लगे, तो उसी को फिर कहा जाने लगा कि अब मध्य युग आने वाला है, जिसमें आधुनिक युग आने वाला है, जिसमें मध्ययुगीन अंधकार युग, डार्क एज में प्रचलित धार्मिक रूढ़ियां, अतार्किकता और भाग्यवाद की बजाय मानववाद, विज्ञान और तर्क को अपनाया जाने लगा। इसी रेनेसा ने राष्ट्र राज्य, औद्योगिकरण, पूंजीवाद, शहरीकरण और धर्मनिरपेक्षता की नींव रखी। अब देखिए, जैसे जैसे रेनेसा आता चला गया, उस समय क्या हुआ, धार्मिक रूढ़ियों को नकारा जाने लगा। ठीक है, जो भाग्यवाद कि भाग्य में आपके जो लिखा है वही होगा, इन सब बातों को नकारा जाने लगा। मानव आधारित बातें होने लगी कि मानव के लिए सुख क्या है, मानव का दुख क्या है, मानव कैसे प्रगति की तरफ जाता है। मानव संबंधित बातें होने लगी। जैसा हम आगे देखते भी हैं, होबलोक रूसो क्या कर रहे हैं, राज्य की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, लोगों के अधिकार की बात कर रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं कि जो लोग हैं उनका सुख दुख में किस तरह से अच्छी प्रकार से जी सकते हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तो धीरे धीरे विज्ञान मानववाद की तरफ बढ़ने लगे, फिर राष्ट्र राज्य की बात उठने लगी, उद्योगीकरण आने लगा। ठीक है, तो ये सब हो रहा था उस समय। और इसलिए फिर अच्छा, जो मैकियावेली थे वो पहले प्रवक्ता थे इन सब बातों के, जो कह रहे थे कि धर्म को साइड रखो, राष्ट्र राज्य की बात करो, सेकुलरिज्म की बात करो, धर्म नीतियों को अलग रखो राज्य की नीतियों से, राज्य के अस्तित्व की बात करो। तो इसलिए फिर आगे कहा जाता है, W.T. जोन्स कहता है मैकियावेली वाज द चाइल्ड ऑफ रेनेसा। प्रोफेसर डनिंग कहता है दिस फ्लोरेंस रेसिडेंस इज द चाइल्ड ऑफ हिज एरा। सेबाइन कहता है मैकियावेली इज कॉल्ड अ चाइल्ड ऑफ चेंज ऑफ एरा। H.G. वेल्स कहता है, नोवेल लिखते हैं 1910 में न्यू मैकियावेली। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे मैकियावेली की मेथोडोलॉजी के बारे में, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास काफ़ी बेहतर लगी होगी। अब तक हमने मैकियावेली के जीवन के बारे में जाना, किन किन चीज़ों का उस पर प्रभाव पड़ा, क्यों उसको पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कहा जाता है, और क्यों ये रेनेसा क्या था, क्यों उसको रेनेसा का शिशु कहा जाता है। तो हम कल मिलते हैं।
आगे हम मैकियावेली की मेथोडोलॉजी को पढ़ेंगे, भाग्य संबंधित उसके विचार क्या हैं, उसका आदर्श राज्य क्या है, प्रिंस में और डिस्कोर्सेज ऑन लेवी में क्या क्या विचार रखता है वो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।